हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा यादव नई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पाँचवें नंबर पर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए ताकि हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन लिखा हुआ है। अब हम इसको आपको समझाएंगे कि कौन से किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और किस प्रकार का परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जिसे मान लेते हैं कोई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कुछ भी कैसा भी रिएक्शन करा देंगे हम, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला। जैसे हमारे पास एक पेन है, अब इस पेन को हम कट कर देंगे और इसको कट करने के बाद अलग अलग कर दें, तभी इसको हम क्या कहेंगे, पेन ही है। कुछ दूसरा थोड़ी बन जाएगा, पेन ही रहेगा। या मान लेते हैं हम पानी को हम ठंडा कर रहे हैं, और पानी को ठंडा करने के बाद ये क्या हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। बर्फ़ हो जाता है, लेकिन वो क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो उसका फार्मूला भी पानी के तो है, H2O ही तो है। बर्फ़ क्या है, H2O ही है, और पानी भी H2O है। तो उसके कोई रासायनिक संरचना में चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब तक उसके कोई रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, वो भौतिक अभिक्रिया ही रहेगा। तो भौतिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि अगर पेन को कट करेंगे तब भी ये पेन ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है कि हम इसको कट करने के बाद ये कुछ और नाम दे देंगे। या कोई लकड़ी को काट के अलग अलग कर दे रहे हैं तब भी वो कोई क्या रहेगा, लकड़ी ही रहेगा। आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करिए, काट दीजिए, तो उस वस्तु जो है उसका वस्तु का नाम वही रहेगा, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जो ऐसा रिएक्शन कराएं जिसमें कोई परिवर्तन हो जाए, कुछ अलग बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ कैसे बनता है, जैसे हमारे पास एक पेपर ले ले, कोई पेपर ले, आप ये प्रैक्टिकल आपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कोई पेपर लें और पेपर को क्या किए कर दीजिए, जला दीजिए, और पेपर को जलाने के बाद क्या होगा कि आपको राख प्राप्त होगा। तो जो राख होगा, तो अब राख को हम पेपर थोड़ी कहेंगे, तो कुछ नया पदार्थ मिला ना आपको। पहले क्या था, वो पेपर था, अब जलाने के बाद आपको क्या मिला, राख मिला, तो यानी कि कुछ नया पदार्थ मिला। तो इस रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी आपको बताएं कि मान लेते हैं कि पानी को हम अगर ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई जल है, ये जल है, जल क्या है, H2O है। अब इस H2O को हम ठंड कर दिए, और ठंड करने के बाद ये मान लेते हैं बर्फ़ बन गया। तो बर्फ़ बनेगा तब भी इसका फार्मूला जो होगा, रासायनिक संरचना जो होगा, ये H2O ही रहेगा, ना कि कुछ और बन जाएगा, अलग संरचना इसका बन जाएगा। ये क्या रहेगा, H2O रहेगा। तो इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि H2O है तो इसको चाहे जो कर दीजिए H2O ही रहेगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कोई कागज़ का टुकड़ा लीजिए, कागज़ क्या है, कार्बन है। तो हम कोई कार्बन ले लिए, अब कार्बन को क्या किया, हम जला दिए। अब जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा।
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे। अब इसको जलाने के बाद मान लेते हैं जला दिए। जलाने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा। तो आपको कुछ समझ में आया कि जब हम कार्बन को जलाएंगे, कार्बन यानी कि जो कागज़ होता है वो कार्बन का बना होता है, एक्चुअली वो सेल्यूलोज का होता है लेकिन वो कार्बन नहीं होता उसमें। तो अभी यही समझिए कि वो कार्बन का बना है। तो कागज़ जो है कार्बन का बना हुआ है, और कागज़ को हम जब जला दिए यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं, तो ये क्या हमको प्राप्त हुआ? CO2 प्राप्त हुआ। तो कुछ नया पदार्थ मिला आपको। क्या मिला नया पदार्थ? CO2 मिला। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ नया पदार्थ नहीं मिला था। H2O को हम जब ठंड किए थे तो ये क्या हमको H2O ही मिला था, यानी कि बर्फ मिला तो वो भी क्या था? H2O ही था। अब क्या एक बात और है कि भौतिक परिवर्तन में बने हुए पदार्थ को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बने हुए पदार्थ को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में हम बने हुए पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बने हुए पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे H2O से हम बना दिए क्या? बर्फ़ बना दिए। यानी कि ऐसे सिंपल लिखते हैं हम, जल को हम जब ठंडा किए तो क्या बन गया? हमारा बर्फ़ बन गया। अब बर्फ़ को हम गर्म करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये पुनः पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो वापस हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जल से बर्फ़ बना सकते हैं, तो बर्फ़ से फिर भी जल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब कार्बन को रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं, तो कार्बन को हम जब जला दिए, जलाने के बाद हमको CO2 प्राप्त हुआ। अब हम चाहें कि CO2 से हमें कार्बन पुनः वो कागज़ मिल जाए, जैसे किसको जलाए थे? कागज़ को जलाए थे। अब मान लेते हैं कागज़ को हम जला दिए। अब कागज़ को जलाने के बाद हमको क्या मिला था? CO2 मिला था। अब ये हम चाहें कि हमको पुनः कागज़ प्राप्त हो जाए, तो CO2 से आप कागज़ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, कोई नया मतलब उस जो बना है पदार्थ उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम उस पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल से बर्फ़ बना सकते हैं, तो बर्फ़ से हम जल भी बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के हम और भी एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जैसे किसी लोहे में जंग का लगना, जंग का लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मान लेते हैं किसी खुले जगह पे अगर लोहा का कोई भी पार्ट पड़ा हुआ है, या आपने घर में आप देखते होंगे खिड़की पे अगर लोहा उसमें लगा हुआ है तो कुछ समय पे उस पर जंग लग जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। और भी है, जैसे भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, देखिए भोजन का पचना और भोजन का पकना ये दोनों क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया हैं। हम जो सांस लेते हैं श्वसन, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन में और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मिट्टी आप ले लिए। अब मिट्टी से आपको देखते होंगे कुम्हार जो होता है उसी मिट्टी से गिलास भी बनाता है, उसी मिट्टी से कप प्लेट भी बनाता है, उसी मिट्टी से और भी अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, जैसे सुराही बनाता है। तो इसमें क्या होता है, और कोई भी उसके आकार में परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन उसके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, हम उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए ये 4 स्टेप हम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सा?
अगर हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर उसके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो समझो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जिसे आप घर पे देखते होंगे कि सब्जी वगैरह जब बनता है तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो जानिए कि सब्जी के बनना जो है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें कलर परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पे कलर परिवर्तन होगा, रंग में कोई परिवर्तन होगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर कहीं गैस का निष्कासन हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है जहाँ पे गैस निकल रहा है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई जिंक है और जिंक को हम H2SO4 में डाल दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक को हम डाल दिए। जिंक को डालने के बाद ये जो रिएक्शन होगा, जिसे क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अभी रिएक्शन कैसे हुई हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ये आप समझिए कि यहाँ पे गैस निकल रहा है। जिंक को हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये गैस निकल रहा है तो यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर ताप में कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर टेम्परेचर में भी परिवर्तन कर रहे हैं, पदार्थ के टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ये 4 बातें आप याद रखिए कि अगर रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना है तो आप ये देख सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है तो समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। या आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे। गैस का निष्कासन और ताप में कोई परिवर्तन होगा तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।